किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश को प्राकृतिक खेती का हब बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गंगा के तटवर्ती गांवों और बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती पर सरकार का है खासा जोर। प्राकृतिक खेती की तरक्की की बुनियाद बनेंगे गोवंश। खेतों में नए बिजली कनेक्शन की राह देख रहे किसानों के लिए राहत भरी खबर। मध्य प्रदेश में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने कार्य क्षेत्र में ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं को अब मात्र 5 रुपए में उपलब्ध कराने जा रही है स्थायी कृषि पंप कनेक्शन। मध्य प्रदेश के किसान बहुत कम समय में ही फल देने वाले पपीता की ताइवान 786 किस्म से कमा रहे हैं अच्छा मुनाफा। अच्छी आमदनी होने से किसान हैं उत्साहित। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण उत्तर भारत के मैदानी इलाकों का गिरा तापमान। कई राज्य शीतलहर की चपेट में। शीतलहर के प्रकोप से ठिठुर रही है दिल्ली। शुक्रवार को सुबह अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन शीतलहर का येलो अलर्ट किया जारी। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि प्रदेश देश में प्राकृतिक खेती का हब बने। इसके लिए वह हर मुमकिन मंच से इसकी पुरजोर पैरवी करते हैं। वह किसानों को भारतीय कृषि की इस परंपरागत कृषि पद्धति को तकनीक से जोड़कर और समृद्ध करने की बात भी करते हैं। इसके लिए उनकी सरकार किसानों को कई तरह की सुविधाएं भी दे रही है। गंगा के तटवर्ती गांवों और बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती पर सरकार का खासा जोर है। सरकार की मंशा के अनुरूप प्राकृतिक खेती की तरक्की की बुनियाद गोवंश बनेंगे। निरक्षित गौवंशों की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस खेती के अन्य लाभ होंगे, मसलन जहरीले रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग न होने से क्रमश जमीन और जल की सेहत सुधरेगी। इनके ना प्रयोग होने से किसानों की खेती की लागत कम होगी। उत्पाद प्राकृतिक होने से किसानों को अपने उत्पाद के दाम भी अच्छे मिलेंगे। सरकार इसके लिए समय समय पर सरकार स्किल डेवलपमेंट का भी कार्यक्रम चलाती है। साथ ही मनरेगा के तहत भी पशुपालकों को सस्ते में कैटल शेड, पशु बाड़ा और गोबर गैस लगाने की सहूलियत दी जा रही है। मिनी नंदिनी योजना भी गोवंश के संरक्षण और संवर्धन को ही ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें भी योगी सरकार कई तरह के अनुदान दे रही है। पशुधन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पिछले 10 वर्षों में ये 12.99% की वृद्धि दर से बढ़ा है। कुल कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में पशुधन का योगदान पिछले 10 वर्षों में 24.38% से बढ़कर 32.23% हो गया है। भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है और वैश्विक दूध उत्पादन में 24.76% का योगदान देता है। पिछले 10 वर्षों में दूध उत्पादन 146.31 मिलियन टन से बढ़कर 239.30 मिलियन टन हो गया है। फॉस्टेट के अनुसार भारत अंडा उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर और मांस उत्पादन में 5वें स्थान पर है। देश में पिछले 10 वर्षों में अंडा उत्पादन 78.48 बिलियन से बढ़कर 142.77 बिलियन हो गया है। देश में मांस उत्पादन पिछले 10 वर्षों में 6.69 मिलियन टन से बढ़कर 10.25 मिलियन टन हो गया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन देसी नस्लों के विकास और संरक्षण तथा बोवाइन आबादी के आनुवांशिक उन्नयन पर विशेष बल देते हुए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम NPDD का उद्देश्य दूध और दूध उत्पादों की गुणवत्ता, दूध की खरीद, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बढ़ाना है।
पशुपालन और डेयरी विभाग किसानों की संगठित बाजारों तक पहुंच बढ़ाकर दूध प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन अवसंरचना को अपग्रेड करके तथा उत्पादक स्वामित्व वाले संस्थानों के क्षमता विकास को बढ़ाकर दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन में रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास, प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि और इस प्रकार मांस, बकरी के दूध, अंडे तथा ऊन के उत्पादन में वृद्धि को लक्षित करने पर बल दिया जाता है। और आइए बात करते हैं गेहूं की फसल में लगने वाले रोग पीला रतुआ की। रबी मौसम की प्रमुख फसल गेहूं में सबसे खतरनाक और विनाशकारक रोगों में से एक पीला रतुआ लगने का खतरा है। इससे गेहूं का उत्पादन और गुणवत्ता दोनों ही प्रभावित होती हैं। इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों की ओर से किसानों को नुकसान से बचाव के लिए तरीके भी बताए जा रहे हैं। पेश है ये रिपोर्ट। रबी मौसम की प्रमुख फसल गेहूं में जनवरी फरवरी के महीने में कई तरह के रोग कीट लगने लगते हैं। इन्हीं में से एक है पीला रतुआ रोग। इसे गेहूं और जौ के सबसे खतरनाक और विनाशकारक रोगों में से एक माना जाता है। इसे धारीदार रतुआ भी कहते हैं, जो पक्सीनिया स्ट्राइफार्मिस नामक कवक से होता है। पीला रतुआ फसल की उपज में 100% नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। इस बीमारी से उत्तर भारत में गेहूं का उत्पादन और गुणवत्ता दोनों ही प्रभावित होती हैं। इसे देखते हुए राजस्थान कृषि विभाग ने गेहूं किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। कृषि विभाग ने बताया कि पीली रोली रोग में पत्तियों का रंग फीका पड़ जाता है, पर बहुत छोटे पीले बिंदु नुमा फफोले उभरते हैं और पूरी पत्ती पीले रंग के पाउडर नुमा बिंदुओं से ढक जाती है। पत्तों का पीलापन होना ही पीला रतुआ नहीं होता। अगर पत्तियों को छूने पर पीला पाउडर हाथ में लगता है तो समझिए फसल में पीला रतुआ रोग लगा है। पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले रंग की धारी दिखाई देती है, जो धीरे धीरे पूरी पत्तियों को पीला कर देती है। जमीन पर भी पीला पाउडर फैला हुआ देखा जा सकता है। पहली अवस्था में ये रोग खेत में 10 से 15 पौधों पर एक गोल दायरे में शुरू होकर बाद में पूरे खेत में फैल जाता है। तापमान बढ़ने पर पीली धारियां पत्तियों की निचली सतह पर काले रंग में बदल जाती हैं। ठंडा और आर्द्र मौसम परिस्थिति जैसे 6 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान, वर्षा, उच्च आर्द्रता, ओस, कोहरा इत्यादि इस रोग के विकारों को बढ़ावा देते हैं। कृषि विभाग ने इसके प्रबंधन के लिए कुछ उपाय सुझाए हैं। हमेशा क्षेत्र के लिए अनुमोदित किस्मों की ही बुआई करें और किसी भी एक किस्म की बिजाई अधिक क्षेत्र में न करें। जनवरी फरवरी में फसल का नियमित रूप से निरीक्षण करें और किसी भी लक्षण के संदेह में आने पर रोग की पुष्टि कराएं, क्योंकि कभी कभी पत्तियों का पीलापन के अन्य कारण भी हो सकते हैं। पीले रतुआ के लक्षण दिखाई देने पर जैविक विधि द्वारा इसका नियंत्रण कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा द्वारा बीज शोधन करने से कवक जनित रोगों से मुक्ति मिल सकती है। बीज उपचार हेतु 20 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलो बीज के साथ बुआई से पहले मिलाएं। अच्छी कृषि पद्धतियां जैसे उचित रोपण घनत्व, उचित सिंचाई और समय पर खरपतवार नियंत्रण रोग को रोकने में मदद कर सकती हैं। मिट्टी में इनोकुलम की मात्रा को कम करके रोग चक्र को तोड़ने के लिए फलियां, सरसों और जौ जैसी उपयुक्त फसलों के साथ मिश्रित फसल और फसल चक्र अपनाएं। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से बचें। इसके अलावा रासायनिक प्रबंधन के लिए मैंकोजेब 75% WP को 600 से 700 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर फसल में स्प्रे करें। इस प्रकार गेहूं की फसल को पीला रतुआ के प्रकोप से समय रहते बचाया जा सकता है, ताकि कुल उपज और फसल की गुणवत्ता पर प्रभाव कम पड़े। किसान समाचार के लिए शमीम अख्तर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के किसान पपीता की ताइवान 786 किस्म के पौधे लगाकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। बहुत ही कम समय में फल देने वाले ताइवान पपीते की इस खेती से अच्छी आमदनी होने के कारण किसान बहुत उत्साहित हैं। मध्य प्रदेश का एक ऐसा गांव जहां के किसान केवल अन्न की खेती से ही नहीं बल्कि पपीते की खेती से भी समृद्ध बन रहे हैं। पपीता कच्चा हो या पका हुआ, दोनों ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। पपीते की कई किस्में हैं। इनमें से ताइवान पपीते की किस्म कई तरह से प्रसिद्ध है और मध्य प्रदेश के किसान अब ताइवान पपीते की खेती करके अपनी आय बढ़ा रहे हैं। पपीता जो है वैरायटी ताइवान 786 है। गुजरात से पौधे आते हैं ये, और ये बाहर जाती है पपीता अपनी।
दिल्ली भी जाती है, मुंबई भी जाती है, यूपी भी जाती है। होता है एक बार में ये हो जाता है 15-16 टन आ जाता है एक कटिंग में। 15-16 टन माल निकलता है। 3 कटिंग हो चुकी है अभी तक। ये अपना है 8 एकड़ में लगा हुआ है। ताइवान पपीते की खेती की खास बात ये है कि इनको उगाना भी आसान है, ये फल भी जल्दी देते हैं और मार्केट में इनकी डिमांड अच्छी होने से किसानों की आमदनी भी अच्छी होती है। 786 जो है ये इसकी खासियत ये है कि ये जो है 12 महीने में उत्पादन अच्छा देती है ये, और क्वालिटी भी इसकी अच्छी आती है, और पौधा भी इसका बढ़िया रहता है। प्रोडक्शन भी अच्छा देती है ये। प्रोडक्शन ये मान के चलो 3 से 4 लाख का प्रोडक्शन साल भर में दे देती है 1 एकड़ में। महज 4 से 5 फीट लंबे ये ताइवान पपीते के पेड़ 6 माह में ही स्वादिष्ट फल देने लगते हैं, जिससे किसानों का इस ओर रुझान बढ़ रहा है। लता वशिष्ठ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। फसलों की सिंचाई के लिए अपने खेतों में नए बिजली कनेक्शन की राह देख रहे किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है। मध्य प्रदेश में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने कार्य क्षेत्र में ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं को अब मात्र 5 रुपए में स्थायी कृषि पंप कनेक्शन उपलब्ध कराने जा रही है। कंपनी ने कहा है कि कृषि पंपों के कनेक्शनों की संख्या बढ़ाए जाने के लिए ऐसे किसान जो विद्युत की उपलब्ध लाइन के समीप स्थित हैं, उनको सुविधा अनुसार आसानी से स्थायी कृषि पंप कनेक्शन दिया जाना सुनिश्चित किया गया है। जो भी किसान नए कृषि पंप कनेक्शन लेना चाहते हैं, वे विभाग के सरल संयोजन पोर्टल या ऐप पर आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा के स्टोरेज के साथ ही यूपी के साथ मिलकर ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिससे साल में 6 माह बिजली यूपी को तो 6 महीने एमपी को बिजली मिलेगी। देखिए यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुरैना में पहला ऐसा सोलर पावर प्लांट बनने जा रहा है जिससे दिन के साथ रात में भी बिजली मिलेगी। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग सोलर प्लस स्टोरेज और स्टोरेज एज ए सर्विस का एकीकृत प्लांट तैयार करवा रहा है। यह प्रदेश का ऐसा पहला इनोवेशन होगा। इसमें 4000 करोड़ का निवेश होगा। प्लांट के लिए केंद्र सरकार की अनुमति मिल गई है। 3000 हेक्टेयर जमीन आरक्षित कर दी गई है। एक हमारा प्रोजेक्ट है सोलर प्लस स्टोरेज। वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। वो हमें दिन के समय, सूरज के समय तो बिजली देगा ही, पर साथ ही साथ स्टोरेज के माध्यम से हमें सुबह सूरज उगने से पहले, शाम को सूरज उगने के बाद, उस समय भी बिजली देगा। 2 पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने साथ मिलकर 8 गीगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं विकसित करने की योजना भी बनाई है। इन परियोजनाओं से दोनों राज्यों को 6-6 महीने बिजली दी जाएगी। जब ये परियोजनाएं शुरू होंगी तो 2 राज्यों के बीच नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी वाली देश की पहली अनूठी परियोजना होगी। मध्य प्रदेश में बिजली की अधिकतम मांग अक्टूबर से मार्च तक होती है और उत्तर प्रदेश में यह अवधि आमतौर पर अप्रैल से सितंबर की होती है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसलों की बुआई अधिक होती है और ये अवधि आमतौर पर जुलाई से अक्टूबर के मध्य होती है। एक हम बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट यूपी के साथ कर रहे हैं। 6 महीने बिजली मध्य प्रदेश में जाएगी, 6 महीने उत्तर प्रदेश में। हमारे तमाम नए सोलर पार्क्स आ रहे हैं। मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा से समृद्ध प्रदेश है जिसमें सौर ऊर्जा के क्षेत्र में चौमुखी विकास किया जा रहा है। इसमें रीवा की गुड़ परियोजना, पश्चिम में ओमकारेश्वर एवं नीमच परियोजनाएं, उत्तर में मुरैना की प्रस्तावित परियोजना, मध्य एवं दक्षिण में सागर की प्रस्तावित परियोजनाएं शामिल हैं। प्रदेश को पहले से ही रीवा जिले में 750 मेगावाट क्षमता का एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट स्थापित करने का गौरव प्राप्त है। साल 2030 तक मध्य प्रदेश 20 गीगावाट का अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य लेकर चल रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश साल 2026-27 तक ये लक्ष्य 22 गीगावाट तक ले जाना चाहता है। ये परियोजना जब पूरी हो जाएगी, इससे जब बिजली सप्लाई होना शुरू हो जाएगी, तो इस लक्ष्य को पाने में दोनों राज्यों को आसानी होगी। कैमरा पर्सन गौरव निरगुडकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल।
पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण उत्तर भारत के मैदानी इलाकों का तापमान गिर गया है। कई राज्य शीतलहर की चपेट में आ गए हैं। राजधानी दिल्ली भी शीतलहर के प्रकोप से ठिठुर रही है। दिल्ली में शुक्रवार सुबह का अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। अन्य राज्यों की अगर बात करें तो मौजूदा समय में दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना के कई हिस्सों में तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक एक नया और कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर 18 से 22 दिसंबर के दौरान भीषण शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में ठंड और अधिक बढ़ सकती है। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव। उन्नीस दिसंबर को मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य देखने को मिली। वहीं इसके भाव में मिला जुला रुख रहा। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 18 दिसंबर को मूंगफली का भाव था 5,515 रुपए। 19 दिसंबर को इसके भाव में 15 रुपए की नरमी दर्ज की गई, जिसके बाद मूंगफली का भाव हो गया 5,500 रुपए। मध्य प्रदेश की पृथ्वीपुर मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में तेजी दर्ज की गई। यहाँ 18 दिसंबर को मूंगफली का भाव रहा 4,141 रुपए। 19 दिसंबर को इसके भाव में 180 रुपए की मजबूती देखने को मिली, जिसके बाद भाव 4,321 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की महरौनी मंडी में मूंगफली के भाव को देखें तो यहाँ 18 दिसंबर को मूंगफली का भाव था 6,783 रुपए। 19 दिसंबर को इसके सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और मूंगफली का भाव 6,783 रुपए पर बरकरार रहा। राज्य की शामली मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ दोनों दिन यानी 18 और 19 दिसंबर को मूंगफली का भाव 6,790 रुपए पर टिका रहा। इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। एपीडा के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल और अक्टूबर महीने के दौरान देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात 3,53,550 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,17,772 टन का हुआ था। यानी अप्रैल और अक्टूबर महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 35,778 टन का इजाफा देखने को मिला है। वहीं मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर खरीफ मूंगफली की पैदावार साल 2024-25 के दौरान 103,60,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। मंडियों में अरहर की आवक सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक देश के अलग अलग मंडियों में अरहर के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 18 दिसंबर को अरहर का भाव था 8,250 रुपए। 19 दिसंबर को इसके भाव में 500 रुपए की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद अरहर का भाव 7,750 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। वहीं कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में भी इस दौरान अरहर के भाव में नरमी रही। यहाँ 18 दिसंबर को अरहर का भाव 9,300 रुपए था। 19 दिसंबर को इसके भाव में 40 रुपए की कमजोरी देखने को मिली, जिसके बाद भाव हो गया 9,260 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में अरहर के भाव को देखें तो यहाँ 18 दिसंबर को इसका भाव 10,500 रुपए रहा। 19 दिसंबर को इसके सौदों में 100 रुपए की गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद अरहर का भाव हो गया 10,400 रुपए। वहीं पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में 18 दिसंबर को अरहर का भाव रहा 10,600 रुपए, जो कि 19 दिसंबर को भी बिना किसी फेरबदल के 10,600 रुपए पर बरकरार रहा। अरहर की पैदावार को देखें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार 35,02,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। वहीं साल 2024-25 के दौरान कुल खरीफ दलहनी फसलों की पैदावार 69,54,000 टन अनुमानित है। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी।
खरीफ दालों में शामिल तुअर यानी अरहर दाल की एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2023-24 के दौरान अरहर की एमएसपी 7,000 रुपए थी। साल 2024-25 के दौरान खरीफ अरहर की एमएसपी में 550 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,550 रुपए तय किया गया है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पंजाब में फलों के छोटे पौधों को पाले से बचाने के लिए पुआल या पॉलीथीन शीट या बोरियों की मदद से कवर करें। गेहूं, सरसों और सब्जियों की फसल में मल्चिंग करना भी जरूरी है। इतना ही नहीं, पंजाब के किसान सब्जियों और खड़ी फसलों में समय समय पर जरूरत के हिसाब से हल्की सिंचाई भी करते रहें। इसी तरह हरियाणा में भी सब्जियों, गेहूं, सरसों और गन्ने के खेतों में मल्चिंग करें और सही समय पर सिंचाई करें। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ के किसान गेहूं, सरसों, टमाटर और अन्य सब्जियों को ठंड से बचाने की व्यवस्था करें। ऐसे में सुबह और शाम के समय खेतों में हल्की सिंचाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में खेतों में पर्याप्त नमी बनाए रखना जरूरी है ताकि पाले की वजह से फसलों में किसी तरह का नुकसान ना हो। हिमाचल प्रदेश के किसान सब्जियों की नर्सरी को पॉलीथीन शीट या पुआल से कवर करें। यहाँ के किसान मटर, मूली, गाजर, पालक और गोभी जैसी सब्जियों के खेतों में सूखी घास या पुआल से मल्चिंग करें। वहीं जम्मू कश्मीर में कई जगह तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम पहुंच गया है। ऐसे में किसानों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम फसल को कम तापमान से सुरक्षित रखना है। जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती क्षेत्र में सब्जियों की फसल को सरकंडा या पुआल या किसी अन्य सामग्री से उपयुक्त छप्पर बनाकर कवर करें। घाटी के समशीतोष्ण इलाके में सरसों के खेतों में मल्चिंग का काम करें। जम्मू कश्मीर के उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गोभी, तोरिया और सरसों की फसल में हल्की सिंचाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। आलू बोते समय किसानों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का जानना जरूरी है। खासकर बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार रखें। मसलन 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल के लिए 7 से 10 सिंचाई की जाती हैं। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बेहतर होगा कि बुआई से पहले मिट्टी की जांच करा लें। आलू के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश चाहिए। जब पौधों की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाए तो खरपतवार निकाल दें। आलू में झुलसा रोग का खतरा रहता है। ये बीमारी पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगती है। इसमें पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देते हैं। कृषि वैज्ञानिक की सलाह से इस बीमारी से बचने का उपाय करें। और अब जानते हैं कुछ और खबरें। खास खबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने आज कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनूठे संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की 8वीं कड़ी अगले महीने आयोजित होगी।
कार्यक्रम के लिए MyGov पोर्टल पर 14 जनवरी तक पंजीकरण कराया जा सकता है। संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले लोकसभा अध्यक्ष ने सख्त शब्दों में कहा, संसद में धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं। राज्यसभा की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। राज्यसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेपीसी के गठन की घोषणा। भर्तृहरि मेहताब होंगे जेपीसी के अध्यक्ष। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती दोनों सांसदों से मुलाकात कर जाना उनका हालचाल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी स्थित सीमांत मुख्यालय में सशस्त्र सीमा बल के 61वें स्थापना दिवस परेड समारोह में भाग लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा दावा, विधानसभा में कहा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अर्बन नक्सली शामिल थे। जयपुर में हुआ भीषण सड़क हादसा। जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर आज सुबह एक सीएनजी टैंकर और ट्रक में भिड़ंत के बाद हुआ धमाका, 7 लोगों की मौत। हादसे में घायल करीब 40 लोगों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे की चपेट में आने से 20 से ज्यादा गाड़ियां जली। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।